जय हिंद दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोग बिहार में हो रहे जूनियर अकाउंटेंट क्लर्क के और एग्ज़ाम का एनालिसिस करवा रहे हैं। जितने भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन सब का हम लोग आप लोगों को रिवीजन करा रहे हैं। तो आप लोगों को अगर ऐसे ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को शेयर करिए और लाइक करिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सबसे पहले हम लोग सामान्य ज्ञान के 20 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो में कहा गया है कि भारत की प्रथम भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन थी? तो इसका आंसर हो जाएगा किरण बेदी। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी जी थी। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 3 में कहा गया है कि भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई? तो इसका स्थापना सन 1995 हुआ था। भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण की स्थापना सन 1995 में हुआ था। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 4 में कहा गया है कि राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो राज्यसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। 250 से अधिक सदस्यों की संख्या राज्यसभा में नहीं हो सकती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5। इसमें कहा गया है कि सुभाष चंद्र बोस सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की कहाँ बनाई थी? सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? इसमें पूछा है कि सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज कहाँ बनाई थी? तो इसका आंसर होगा सिंगापुर में। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में आज़ाद हिंद फौज की क्या किया था? स्थापना किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में कहा गया है कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस हमारे भारत देश में 26 नवंबर को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया है कि विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? विश्व धरोहर स्थल कौन घोषित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूनेस्को। यूनेस्को जो है विश्व धरोहर स्थापित करता है। किसी भी देश में कोई भी अगर प्राचीन रूप से उस देश की प्राचीनता को दर्शाता है तो ये जो यूनेस्को है तो उसको क्या करता है, विश्व धरोहर के स्थल के रूप में नामांकित करता है। तो ये सब जितने भी काम है तो यूनेस्को द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो इसको क्या बोलते हैं? वट वृक्ष बोलते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष वट वृक्ष है, जिसे हम लोग बरगद के नाम से भी जानते हैं। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष व- भारत का राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वट वृक्ष है, जिसको हम लोग बरगद के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9। दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? दांडी यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से शुरुआत किया था? गुजरात के साबरमती आश्रम से शुरुआत किया था। प्रश्न संख्या 10 है, न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? न्यायपालिका संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 5। भाग 5 में क्या है? न्यायपालिका जो है संविधान में उल्लिखित है। भारतीय संविधान के भाग 4 में न्यायपालिका का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या
11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा गया कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था। चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था, तो इसका आंसर हो जाएगा नील की खेती। जो चंपारण सत्याग्रह है नील की खेती से संबंधित है। प्रश्न संख्या 12 है कि भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में आरटीआई अधिनियम कब लागू हुआ, इसका आंसर हो जाएगा 2005 में। सन 2005 में भारत में आरटीआई अधिनियम क्या हुआ, लागू हुआ। प्रश्न संख्या 13 है, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व जनसंख्या 11 जुलाई को मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष के 11 जुलाई को हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। प्रश्न संख्या 14 में कहा गया है कि पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा है। पंचायती राज का अनुच्छेद कौन सा है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। पंचायती राज का अनुच्छेद 40 में उल्लेख किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है, संघ सूची में कितने विषय होते हैं। प्रश्न संख्या है 15 है, इसमें पूछा गया है कि संघ सूची में कितने विषय होते हैं, तो संघ सूची में कितने विषय होते हैं, 100 विषय होते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 में कहा गया कि नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हुए हैं। नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हुए हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आधार योजना से। नंदन नीलकेणी आधार योजना से जुड़े हुए हैं। प्रश्न संख्या 17 है कि चोल वंश की राजधानी कौन थी। चोल वंश की राजधानी कौन थी, तो इसका आंसर हो जाएगा तंजावुर। तंजावुर जो है चोल वंश का क्या है, राजधानी था। प्रश्न संख्या 18 है कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सन 1972 में। सन 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 19 है, दक्कन सोपान दक्कन सोपान किससे संबंधित है। दक्कन सोपान किससे संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा मराठी संत साहित्य से संबंधित है। दक्कन सोपान जो है मराठी संत साहित्य से संबंधित है। सामान्य अध्ययन का ये आखिरी प्रश्न है प्रश्न संख्या 20। प्रश्न संख्या 20 में कहा गया कि भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामानुजाचार्य ने। सर डॉक्टर रामानुजाचार्य ने भक्ति आंदोलन की क्या की, शुरुआत की। अब हम लोग करंट अफेयर से जुड़े हुए 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये जितने भी करंट अफेयर हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस परीक्षा में तो आए ही हैं, ताकि साथ ही यह आने वाले सभी एग्जाम में पूछे जाने की इसकी क्या है, प्रबल संभावना है। तो चलिए करंट अफेयर के प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा गया है कि सन 2025 में भारत ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ। 2025 में भारत ऊर्जा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में। प्रश्न संख्या 22 है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च हुआ। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन कब लॉन्च हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल सन 2023 में। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटर मिशन सन 2023 में हुआ। प्रश्न संख्या 23 है, विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 का मेजबान कौन है। विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन
2025 का मेजबान कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा यूएई। यूएई जो है विश्व पर्यावरण शिखर सम्मेलन 2025 का क्या है? मेजबान है। प्रश्न संख्या 24 है, मोदी @20 पुस्तक किसने लिखी है? मोदी @20 पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा संकलन। कई लेखकों द्वारा लिखा गया है। मोदी @20 कई लेखकों द्वारा लिखा गया है जिसका नाम है संकलन। प्रश्न संख्या 25 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में कहा गया कि हाल ही में किस राज्य में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सराहना में रहा? हाल ही में किस राज्य में लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सराहना में रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल राज्य। जो केरल राज्य है लाइफ मिशन हाउसिंग प्रोजेक्ट सराहना में क्या क्या है? बहुत ही चर्चित रहा है। प्रश्न संख्या 26 है, 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का नया सीजीआई कौन है? सन 2025 में सर्वोच्च न्यायालय का नया सीजीआई कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़। अब तक के अनुसार जो है जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो है सर्वोच्च न्यायालय का नया सीजीआई नियुक्त हुए हैं। प्रश्न संख्या 27 है, G20 समिट 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? G20 समिट 2025 की अध्यक्षता कौन करेगा? इसका आंसर हो जाएगा ब्राज़ील देश। G20 समिट 2025 की अध्यक्षता ब्राज़ील देश करेगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, हाल ही में इंडेक्स पर्ल किस मंत्रालय के अधीन है? हाल ही में इंडेक्स पर्ल किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। हाल ही में इंडेक्स पर्ल किस मंत्रालय के अधीन है? तो इसका आंसर हो जाएगा रक्षा मंत्रालय। ये जो है रक्षा मंत्रालय के अधीन है। प्रश्न संख्या 29 है, पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? पीएम कुसुम योजना किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर ऊर्जा से। पीएम कुसुम योजना जो है सौर ऊर्जा से संबंधित है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 30 है, इसमें कहा गया कि 2025 तक भारत में कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? 2025 तक भारत में कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 100। भारत में अब तक दो कितने स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं? 100 स्मार्ट शहर घोषित हो चुके हैं। अब हम लोग हिंदी के 10 प्रश्नों को करेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस परीक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये। साथ ही साथ आने वाले जितने भी एग्ज़ाम होंगे उन सब में सब क्वेश्चन क्या होंगे? बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हिंदी के प्रश्नों को। तो प्रश्न संख्या 31 है, इसमें कहा गया कि मधुरवाड़ी में कौन सा समास है? मधुरवाड़ी में कौन सा समास है? मधुरवाड़ी में कौन सा समास है? इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। मधुरवाड़ी में कर्मधारय समास है। प्रश्न संख्या 32 है, नारी शब्द का पर्यायवाची है। नारी शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? जिसका पर्यायवाची शब्द हो जाएगा स्त्री। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 33 है, इसमें कहा गया है कि कवि शब्द का विलोम क्या है? कवि शब्द का विलोम क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा अकवि या मूर्ख। प्रयुक्त नहीं होता सामान्यतः। कवि का क्या विलोम है? अकवि होगा या उसको क्या बोलते हैं? मूर्ख बोलते हैं। सामान्यतः इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है। प्रश्न संख्या 34 है, इसमें कहा गया कि अभिनंदन में उपसर्ग क्या है? अभिनंदन में उपसर्ग क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अभी। अभिनंदन में अभी उपसर्ग है और जो नंदन है
मूल शब्द है। अभी जो है उपसर्ग है और नंदन क्या है, मूल शब्द है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 35 है। इसमें कहा गया है कि पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है। पढ़ाई में कौन सा प्रत्यय है, तो पढ़ाई में ई प्रत्यय है। पढ़ाई में पढ़ जो है मूल शब्द है और ई जो है प्रत्यय है। पढ़ाई में पढ़ जो है मूल शब्द है, जबकि ई है प्रत्यय शब्द है। तो पढ़ाई में प्रत्यय क्या है, ई प्रत्यय है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 36 है। वह तेज भागा, इसमें क्रिया का प्रकार क्या है। वह तेज भागा, इसमें क्रिया का प्रकार क्या है, तो इसमें आंसर हो जाएगा इसका अकर्मक क्रिया। वह तेज भागा, इसमें अकर्मक क्रिया है। प्रश्न संख्या 37 है। इसमें कहा गया है कि लोभहीन में कौन सा समास है। लोभहीन में कौन सा समास है, तो इसका आंसर हो जाएगा बहुब्रीहि। लोभहीन में बहुब्रीहि समास होता है। प्रश्न संख्या 38 है। इसमें कहा है कि सत्य प्लस प्रिय इक्वल टू सत्य प्रियम, यह कौन सी संधि है। सत्य प्लस प्रिय बराबर में सत्य प्रियम, इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें क्या है, गुण संधि है। सत्य प्रियम में गुण संधि होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 39 है। इसमें कहा गया कि ज्ञानवर्धक का संधि विच्छेद करें। ज्ञानवर्धक का संधि विच्छेद करें, तो ज्ञानवर्धक का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञान धन वर्धक। ज्ञानवर्धक का संधि विच्छेद क्या होगा, ज्ञान धन वर्धक। प्रश्न संख्या 40 है, जो यह है हिंदी का आखिरी प्रश्न है। इसमें क्या कहा गया है कि दया धन आधार, दया धन आधार बराबर में क्या होता है, दयाधार। यह कौन सी संधि है। दयाधार में कौन सी संधि है, एड़ संधि होती है। दयाधार में एड़ संधि होती है। अब हम लोग कंप्यूटर के 10 प्रश्नों को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, ताकि जितने भी आगे होने वाले एग्ज़ाम होगा, उन जिस परीक्षा में अगर कंप्यूटर पूछे जाएंगे, तो उन सब परीक्षाओं के लिए सब क्या होंगे, प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 41। प्रश्न संख्या 41 में कहा गया है कि यूएसबी का पूरा नाम क्या है। तो यूएसबी का पूरा नाम क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस। यूनिवर्सल का पूरा नाम यूनिवर्सल सीरियल बस है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। इसमें कहा गया है फायरवॉल किस लिए प्रयोग किया जाता है। फायरवॉल किस लिए प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नेटवर्क सुरक्षा। फायरवॉल जो है नेटवर्क सुरक्षा के लिए प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 43 है। ऑडिट का अर्थ क्या है। प्रश्न संख्या 43 में पूछा है कि ऑडिट का अर्थ क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा खातों का स्वतंत्र परीक्षण। ऑडिट का अर्थ होता है खातों का स्वतंत्र परीक्षण करना होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 44 है। इसमें पूछा है कि कैश बुक किसका रिकॉर्ड रखता है। कैश बुक किसका रिकॉर्ड रखता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। कैश बुक जो है नकद लेन देन का रिकॉर्ड रखता है। प्रश्न संख्या 45 में कहा गया है कि डेबिट किस तरफ रिकॉर्ड होता है। डेबिट किस तरह का रिकॉर्ड होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं तरफ। डेबिट जो है बाएं तरफ लेजर में क्या होता है, रिकॉर्ड होता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 46 में कहा गया है कि टैली में वाउचर एंट्री किस फंक्शन से की जाती है। टैली में वाउचर एंट्री किस फंक्शन से की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा F7 या F9 से। टैली में वाउचर एंट्री F7 से किया जाता है या तो F9 से किया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं।
प्रश्न संख्या 47 में कहा गया कि स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए होता है, स्प्रेडशीट का उपयोग किस लिए किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेटा विश्लेषण और कैलकुलेशन के लिए। स्प्रेडशीट का प्रयोग हम लोग डेटा विश्लेषण और कैलकुलेशन के लिए करते हैं। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 48 में कहा गया कि कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा अंडो करना। कंट्रोल प्लस जेड का कार्य होता है अंडो करना। मतलब कि यदि हम किसी कार्य पे कंप्यूटर में कोई कार्य कर रहे हैं तो जिस अगले पद पे चले गए, हमें पुराने पुनः पीछे वाले पद पे आना है, तो हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोल प्लस जेड टिप देंगे तो हम लोग पुनः वापस पिछले पद पे आ जाएंगे। अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न संख्या 49 में कहा गया है कि ट्रायल बैलेंस क्या दर्शाता है। ट्रायल बैलेंस क्या दर्शाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डेबिट इक्वल टू क्रेडिट की जांच को दर्शाता है। ट्रायल बैलेंस जो क्या करता है, डेबिट इक्वल टू क्रेडिट की जांच को क्या करता है, दर्शाता है। आज का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। इसमें पूछा गया है कि एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड किस श्रेणी का सॉफ्टवेयर है। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर का है। वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर श्रेणी का क्या है, एमएस वर्ड क्या है, सॉफ्टवेयर है। एमएस वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर श्रेणी का क्या है, सॉफ्टवेयर है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को अगर ऐसी ही वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, जिससे भी हमारी जितने भी वीडियो अपलोड होती रहें आप लोगों के पास तुरंत पहुंच जाएं। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।